the atmosphere and its composition and structure, वायुमंडल इसका संगठन एवं संरचना। ये हम लोगों का जानते टॉपिक है और एक बात बिल्कुल नए सिरे से जानते। कल तो हम लोग बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नए सिरे से जानते हैं, पूरे इस पार्ट को जानते हैं, फिनिश किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, कल आपने एटमॉस्फेयर देख लिया था कि एटमॉस्फेयर क्या है, लेकिन मैं दोबारा डिफाइन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का घेरा पाया जाता है, जैसे देखिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस के अणुओं का घेरा पाया जाता है, सराउंडिंग पाई जाती है, स्फीयर पाया जाता है, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ गैस के अणुओं का जो समूह पाया जाता है, उसी क्षेत्र को वायुमंडल कहा जाता है। और अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो वायुमंडल जो है 400 किलोमीटर तक ही वायुमंडल होता है। 0 से 400 किलोमीटर तक ही वायुमंडल होता है। ये आधुनिक डिवीजन के अनुसार अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो वायुमंडल के कई बार जानते लेयर्स आप देखेंगे कि 10,000 किलोमीटर तक का वर्गीकरण है, खासकर पुरानी किताबों में देखेंगे। लेकिन अगर इसरो का डिवीजन देखेंगे तो इसरो के द्वारा वायुमंडल का डिवीजन 0 से 400 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष का डिवीजन किया गया है। अर्थात स्पेस के बारे में जो है स्पेस के विस्तार को बताया गया है। तो ये 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ, पहले एक सामान्य परिभाषा लिख लें, पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का विस्तार पाया जाता है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। और जहां नहीं पाया जाता उसे स्पेस कहा जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का विस्तार पाया जाता है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। इट मींस जहां पर एक्सपेंशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होता है, वही वायुमंडल कहलाता है। और यह 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है। यह 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है। यह 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का माध्यम पाया जाता है, उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब जरा ध्यान दें, देखिए पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर 0 से 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र तक ही वायुमंडल है। और अगर इसके ऊपर आप देखेंगे 400 किलोमीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है, तो इसको स्पेस कहा जाता है। ये अंतरिक्ष कहलाता। अंतरिक्ष मतलब जहां गैस के अणु के माध्यम नहीं पाए जाते। और ये है एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल है। तो अब देखिए, वायुमंडल जो है ये 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र है, और अंतरिक्ष को 400 से लेकर के 400 किलोमीटर से लेकर 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र माना जाता है। ये पृथ्वी का अंतरिक्ष है। 400 किलोमीटर से लेकर के 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र। अब देखिए, वायुमंडल कहां है? जहां गैस के अणुओं का माध्यम पाया जाता है।
गैस की अणुओं का माध्यम पाया जाता है। और इसमें गैस के अणुओं का माध्यम नहीं पाया, अंतरिक्ष माने शून्य, जहां गैस के अणुओं का माध्यम नहीं पाया जाता, या बहुत कम जहां पर जो है गैस के अणुओं का फैलाव होता है। सामान्यतः लिखते समय तो यही लिखेंगे, ऐसा क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का माध्यम नहीं पाया जाता। ऐसा क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का माध्यम नहीं पाया जाता है। 40,000 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो दूसरे ग्रह के प्रभाव वाला क्षेत्र हो जाता है। अर्थात पृथ्वी का जो अपना इफेक्ट है वो एटमॉस्फेयर और स्पेस तक है, फिर इंटरस्टेलर स्पेस होता है 40,000 किलोमीटर के ऊपर। वहां कई ग्रहों का जो गुरुत्व है वह जानते हैं एक दूसरे को काट देता है। तो ये आपने समझ लिया। तो जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं इसका मतलब गैस के अणुओं के माध्यम वाला क्षेत्र है, और अंतरिक्ष गैस के अणुओं के माध्यम का क्षेत्र नहीं है। ये 0 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र है, और ये 400 से लेकर 40,000 किलोमीटर, और यही डिवीजन आप सभी लोग याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम लोगों ने एटमॉस्फेयर समझ लिया कि भैया पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां गैस के अणुओं का माध्यम पाया जाता है उसे वायुमंडल कहा जाता है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। अभी चूंकि इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है, इसमें जो है ट्रोपोस्फेयर 0 से 18 किलोमीटर तक का, स्ट्रेटोस्फेयर 18 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर का, मेसोस्फेयर 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर, और आप जानते हैं इसके बाद आयनोस्फेयर 80 से 400 किलोमीटर, और फिर एक्सोस्फेयर शुरू हो जाता है जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। फिर जानते हैं दूसरे ग्रह का जो स्पेस है वो डीप स्पेस हो जाता है। तो वायुमंडल, ये समझ में आ गया कि वायुमंडल क्या है। तो एक बात समझ में आ गई कि भैया वायुमंडल क्या है। अब वायुमंडल का संगठन क्या है। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन, ये भी आप जानते हैं लेकिन फटाफट लिखते चलेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना, और इसके बाद इंपॉर्टेंस। इस पे भी मींस में एक बार सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फियर। व्हाट इज एटमॉस्फियर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, और इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल का महत्व। तो वायुमंडल का महत्व क्या है, वायुमंडल की संरचना क्या है, वायुमंडल का संगठन क्या है, एंड व्हाट इज एटमॉस्फियर। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने पूरा कर लिया, व्हाट इज एटमॉस्फियर। इस पर इसी तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वायुमंडल क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए, या वायुमंडल क्या है, इसके संगठन को समझाते हुए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। जैसे देखिए, पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आप जानते रहें, इसी तरीके का क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। खासकर अगर बीपीएससी में देखेंगे तो बहुत सीधा सवाल पूछा गया है। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, इसकी
संरचना को समझाते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ये पहला प्रश्न। इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। एक सवाल जानते हैं जो ऐसे ही पूछा गया है। ये आप देख रहे होंगे कि बहुत सिंपल सवाल है, या यूं कहें कि बहुत सीधा सवाल है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? डिस्क्राइब द structure of atmosphere and the importance of atmosphere. Structure and importance of atmosphere. दूसरा जानते हैं वायुमंडल क्या है, इसके संघटन को समझाते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन एक बार आया। समझाते हुए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन जानते पढ़ के ही तुरंत हो जाता है। पढ़ करके सीधे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? Describe the composition of atmosphere and the importance of atmosphere. Describe the composition and importance of atmosphere. अब सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन के बारे में समझते हैं। देखिए यहां पर ये क्या है ये समझ लिया है। अब इसकी कंपोजिशन पर आते हैं कि कंपोजिशन क्या है। फटाफट बनाते हुए चलेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल का संगठन। अब वायुमंडल का संगठन ऐसे वायुमंडल लिख लेंगे, और इसमें दो तरीके की, देखिए वायुमंडल गैस के अणुओं का समूह, लेकिन इसमें दो प्रकार की गैसें हैं। एक अस्थाई परमानेंट गैस है और दूसरा नॉन परमानेंट। तो वायुमंडल ग्रुप ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है, गैस के अणुओं का समूह है, लेकिन दो प्रकार के अणुओं का समूह है। एक जहां अस्थाई गैस पाई जाए, दूसरा जहां अस्थाई। परमानेंट गैस, अस्थाई गैस, और दूसरा नॉन परमानेंट। थोड़ा थोड़ा सब में लिख लेना है। देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होती हैं, लेकिन उसी को लिखना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा दूंगा। और यहां पर वाटर वेपर है। जल वाष्प है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले देखिए इनके बारे में तो आपको आइडिया भी है कि इनका कंपोजिशन क्या है। ये 78% है, ये 21% है, ये 0.93%, ये 0.03। लेकिन इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है कि ये कितना इसका कंपोजिशन जलवाष्प का पाया जाता है। तो अगर एग्जैक्ट कंपोजिशन की हम बात करें
तो नाइट्रोजन 78%, 21%, 0.93%, 0.03, लेकिन ये 0 से 4% तक हो सकता है। अच्छा, अगर आप मोटे तौर पर देखिए तो नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन होता है 78%, पहले लिख लीजिए। ऑक्सीजन होता है 21%, आर्गन होता है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे भारी वायुमंडलीय गैस, सबसे भारी वायुमंडलीय गैस कौन सी है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। देखिए, ये जो लोग नहीं केमिस्ट्री जानते, मैं उनके लिए लिख भी देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये तो अस्थाई गैस है, परमानेंट गैस है, परमानेंट अस्थाई गैस है। अब देखिए वाटर वेपर, इसको समझना है आपको। वाटर वेपर, जल वाष्प, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, एक बार खाली जान ले। देखिए, इसकी मात्रा 0 से 4% तक हो सकती है, ये वैरी करती है, 4% से ज्यादा नहीं होती और 0% से कम नहीं होती। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे अगर ये दोनों जोड़िए तो 99% लगभग यही है। ये 21 से थोड़ा कम होता है और ये 18 थोड़ा, लेकिन फिर भी 99%। और यहां पे ये दोनों जोड़ेंगे तो लगभग आप मान लीजिए 99.99% के आसपास। तो इसका इसको कम दिखता है, लेकिन ये इसकी मात्रा कम होगी तो उसकी मात्रा बढ़ेगी, उसकी मात्रा एकदम 0 होगी तो ये इतना होगी। इसलिए इसको अपर पॉइंट पे लिखा जाता है कि भाई अपर लिमिट क्या है इसकी। मीथेन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। ये सब देखिए, जैसे आप अगर कहेंगे कि मीथेन कितना होता है तो मीथेन बहुत कम है, सब याद उद करने की जरूरत नहीं है। देखिए 0.0002 है। अभी क्या करेंगे याद करके? जो इफिशियंट गैसेस है यही है, अपना काम आसान करना है, सेलेक्ट होना है, उतना ही चीज जानिए जो आपको याद रहे और जिसका उपयोग आप जानते कर सकें। अब देखिए जलवाष्प के बारे में जरा लिखिए, फिर सारी गैस के बारे में लिखिए। पहला जलवाष्प, वाटर वेपर का बहुत रोल है, इसको हल्के में नहीं लेंगे। जलवाष्प, देखिए वायुमंडल के में जल के गैसीय रूप को क्या कहा जाता है? वायुमंडल में जो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर पाया जाता है उसी को जलवाष्प कहा जाता है, और इसका बहुत बड़ा रोल है। समस्त पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर यही जीवन का स्रोत है। अगर यही जलवाष्प वायुमंडल में ना हो तो बरसात ही नहीं होगी, और जब बरसात नहीं होगी तो जीव जंतुओं के लिए जल की उपलब्धता कैसे होगी? अर्थात यही जलवाष्प बादल का रूप धारण करता है, और यही जानते हैं जलवाष्प को आकर्षित भी करता है। तो वायुमंडल में, पहले लिख लीजिए, वायुमंडल में पाए जाने वाले जल के गैसीय रूप को, जल के गैसीय रूप, गैसियस फॉर्म, जल के गैसीय रूप को वाटर वेपर कहा जाता है। गैसीय रूप को वाटर वेपर, जल वाष्प कहा जाता है। गैसीय रूप को जल वाष्प कहा जाता है। समस्त पृथ्वी पर यही जीवन का स्रोत है, यही जीवन का स्रोत है। समस्त पृथ्वी पर यही जीवन का स्रोत है, पहले इतना लिखिए, सारी पृथ्वी पर यही जीवन का स्रोत है। क्योंकि जलवाष्प से बादल एवं वर्षा संभव होता है। जलवाष्प से बादल बनता है और वर्षा संभव होती है, और वर्षा संभव होती है। क्योंकि जलवाष्प से बादल बनता है और वर्षा संभव होती है।
और बिना वर्षा के क्या पानी प्राप्त हो सकता है? देखिए, जीवन का दो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत जानते हैं ऑक्सीजन है, कि आप हवा से ऑक्सीजन, लेकिन दूसरा बड़ा जानते हैं जीवन का स्रोत पानी ही तो है। तो पानी यहीं से उपलब्ध होता है, वर्षा संभव होती है, और यही वर्षा जानते हैं फिर जीव जंतुओं वनस्पतियों को प्राप्त होती है। यही वर्षा से, इसी वर्षा से जीव जंतु एवं वनस्पतियों को जल प्राप्त होता है। इसकी मात्रा 0 से 4% होती है। 4% मात्रा कहां होती है इसकी? विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में, जहां रोज 12 बजे के बाद बारिश होती है, कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन। और जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 0%। इसकी मात्रा 0 से 4% के बीच पाई जाए, 4% के बीच पाई जाती है। इसकी मात्रा 0 से 4% के बीच पाई जाती है। इसका भी चार्ट बना लीजिए भैया, 0 कहां पाई जाती है और 4% कहां पाया जाता है। तो आप देखिए, जलवाष्प, ऐसे चार्ट एक बना लीजिए। हर जगह चार्ट बनाने की आदत डालिए अगर मेंस में आपको बहुत अच्छी रैंक लानी है, क्योंकि आपको क्या आता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप कैसे उसे प्रस्तुत करते हैं, प्रभावी प्रस्तुतिकरण है कि नहीं। तो आप देखिए 0 से 4% होता है, और 0% पाया जाता है दो जगहों पर। ए पार्ट में लिखता हूं, जैसे जो है डिजर्ट एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, डिजर्ट एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्र, या इसी को जानते एरिड जोन भी कहा जाता है, एरिड जोन में, एक ही बात है। या ऐसा जानते कोल्ड जोन में भी पाया जाता है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीत क्षेत्र या पोलर रीजन। मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों और मरुस्थलों में, ध्यान से सुनिए, ध्रुवीय क्षेत्रों और मरुस्थलों में 0% होता है। कई बार यहां जरा भी वर्षा नहीं होती। पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्रों में और मरुस्थलों में, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और 4% अगर आप देखेंगे तो ये विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल जोन में, विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में, जहां आर्द्रता है बहुत अधिक, विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में, जहां बिल्कुल आर्द्र क्षेत्र है, ह्यूमिड एरिया है, जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहीं पे ये समुद्री किनारा जहां पे है, समुद्री किनारा या विषुवत-रेखीय क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, वहां पर 4% तक पाया जा सकता है। इसके लिए भी मैं एक ग्लोब बना देता हूं पृथ्वी का, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे देखिए, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। सबसे ज्यादा आर्द्रता यहीं पाई जाती। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यहां 4% ह्यूमिडिटी, 4% ह्यूमिडिटी है, या सीधे 4% वाटर वेपर है, क्या जरूरत है, इसको सीधे लिखते हैं।
जलवाष्प, इसके ऊपर जो वायुमंडल है उसमें जलवाष्प इतना है। और ये देखिए पोलर रीजन है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ 0%, यहाँ कई एरिया में वर्षा होती ही नहीं, 0% वाटर वेपर है। जलवाष्प है। यहाँ इतनी मात्रा में जलवाष्प है। तो ये आपने देख लिया वाटर वेपर, और इसी के नाते आप जानते हैं वायुमंडल में होने वाला जो अल्पकालिक परिवर्तन मौसम और दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु, उसमें जानते हैं वाटर वेपर ही एक बड़ा कारक होता है, अर्थात यही फ्लैक्चुएट करता है, इसी का पैटर्न बदलता है। तभी कई बार ज्यादा शुष्कता आ जाती, ड्राइनेस आ जाता है, कई बार ज्यादा हॉटनेस वाली स्थिति आ जाती है, और कई बार बहुत ज्यादा जो है गर्म हवाएं चलने लगती हैं, हॉट करंट जो बाद में लू में कन्वर्ट हो जाती है, कई बार कोल्ड करंट शीत लहर चलने लगती है। तो ये सब इन्हीं में फ्लैक्चुएशन के कारण होती है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए, ये तो आपने देख लिया वाटर वेपर। अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे तो आप जानते हैं, लेकिन वायुमंडल की दृष्टि से ध्यान से सुनिए। जैसे नाइट्रोजन का क्या काम है, लोग ऑक्सीजन के महत्व को तो जानते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के महत्व को कई बार आप कम जानते हैं। नाइट्रोजन देखिए वायुमंडल में जो पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन जलाती है, लेकिन नाइट्रोजन क्या करती है, बुझाती है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो जानते हैं बहुत तेजी से आग लग जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस किए हुए है। और सभी जानते जीव जंतुओं में जो प्रोटीन, जैसे हम सभी लोगों के शरीर में सारी कोशिकाएं कैसे बनी हुई, प्रोटीन, सारे अंग कैसे बने हुए, प्रोटीन से, सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारे सेल, तो यही प्रोटीन का मुख्य कारक है। आप जब खेतों में यूरिया डालते हैं तो यूरिया से क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, और नाइट्रोजन पोषक पदार्थ है, पोषण यही से उत्पन्न होता है, इसी से अमीनो एसिड बना हुआ है। तो ये जानते पूरे एक तरीके से देखा जाए पृथ्वी पर जीवन का स्रोत खाली, जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो केवल ऑक्सीजन के कारण ही नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसके लिए नाइट्रोजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, मैं सारी गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देता हूं। पहला, जैसे नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज्यादा इसी की मात्रा, देखिए एग्जामिनर भी जानता है कि आप जानते हैं, लेकिन 2-3 लाइन लिखेंगे तभी वो जान पाएगा आप किस लय में जानते हैं, किस लय में। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा इसी की पाई जाती, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा इसी गैस की होती है, इसी गैस की होती है। यह हाँ, इसी गैस में होती है, इसी गैस से पेड़ पौधों को पोषण मिलता है, पेड़ पौधों को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन, पोषण मिलता है। और यह जानते हैं पूरे वायुमंडल को संतुलित बनाकर रखती है, और पृथ्वी के सतह पर भी संतुलन बनाकर रखती है, आग बुझाने का काम करती है। यह गैस प्रोटीन का मुख्य संघटक है, प्रोटीन का मुख्य अवयव है, मेन कंपोनेंट, मुख्य अवयव, मेन कंपोनेंट है। और आग बुझाने के काम आती है, भी लिख लीजिएगा, और आग बुझाने का कार्य करती है, आग बुझाने का कार्य करती है, तो आग बुझाने का काम करती है।
दूसरा यहीं पे देखिए मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं। माना जाता है इसी के नाते पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक मात्रा वाली गैस है। श्वास लेने के लिए इसी की जरूरत होती है। वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली यह गैस है। पृथ्वी को जो जीवन का मंडल माना जाता है वह इसी गैस के कारण मुख्य रूप से है। पृथ्वी पर जीवन का यही मुख्य कारक है। पृथ्वी पर यही जीवन का मुख्य कारक है और सभी जीवों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य 5 मिनट भी जी नहीं सकता, वैज्ञानिकों का मानना है। पानी के बिना 5 दिन तक नहीं जी सकते, लेकिन हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट भी जी नहीं सकते। तो मुख्य कारक पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारक है और सभी जीव के लिए अति आवश्यक है। सभी जीव के लिए अति आवश्यक है। सभी जीव के लिए ये अति आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए कहा जाता है ना, जैसे ये मनुष्य है तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हवा मतलब ऑक्सीजन जरूरी है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। पानी का मतलब H2O जो। और तीसरे नंबर पे क्या जरूरी है? भोजन जरूरी है। ये अब भोजन भी जानते हैं में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मुख्य रूप से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही इनकी मुख्य भूमिका है। और उसमें भी फूड में तो चलिए फूड को अलग नहीं करते, लेकिन जैसे इसके बिना 5 मिनट माना जाता है, 5 मिनट से ज्यादा इसके बिना नहीं जिया जा सकता, 5 दिन से ज्यादा इसके बिना नहीं जिया जा सकता, और माना जाता है 5 सप्ताह से ज्यादा इसके बिना नहीं जिया जा सकता, 5 वीक। अभी ये पेरिस समझौते में वैज्ञानिकों ने 5-5 मिनट वाली बात करी कि 5 मिनट से अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं, 5 मिनट, 5 दिन और 5 सप्ताह। ये बहुत आवश्यक है। और पहली आवश्यकता देखिए, ये ऑक्सीजन पूरा कर रहा है और इसकी आवश्यकता जलवाष्प पूरा कर रहा है। ये तो ऑक्सीजन और इसकी आवश्यकता जलवाष्प पूरा कर रहा, वाटर वेपर। इसकी आवश्यकता वाटर वेपर, जलवाष्प पूरा कर रहा है। तो ये 2 गैसेस को आपने देख लिया। आप तीसरा जानते हैं। देखिए तीसरी गैस, देखिए ये आर्गन है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली अक्रिय गैस है आर्गन। आर्गन देखिए ये इनर्ट गैस है। अगर आप जानते होंगे, इनर्ट गैस माने ऐसी गैस होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। इसीलिए जानते हैं ट्यूबलाइट में, CFL में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अक्रिय गैस मुख्यतः इतनी है: हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। देखिए इतनी अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती, ऐसा माना जाता। आदर्श गैस, इन्हें आइडियल गैस भी कहा जाता है।
आदर्श गैस। आदर्श कौन है? जिसको किसी की जरूरत ना हो, आदर्श गैस। इनके बाहरी कक्षा में जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हैं। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली ये गैस देखिए, तो यह वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। और अस्थाई गैसों में यह तीसरे नंबर पर आती है। और अस्थाई गैसों में यह तीसरे स्थान पर आती है। और यह संतुलन बना करके रखती है। यह किसी से क्रिया नहीं करती है और संतुलन बना करके रखती है। यह किसी से क्रिया नहीं करती है। जो किसी से क्रिया नहीं करेगा वो क्या करेगा? संतुलन बनाकर रखने का काम होता है। क्रिया नहीं करती और संतुलन बनाकर रखती, और संतुलन बनाकर रखती, और संतुलन बना करके रखती, और संतुलन बना के रखने का काम होता है इसका। तो यहां पर इतना काफी है। जैसे मेंस में आ जाए, मान लीजिए पृथ्वी वायुमंडल क्या है, इसकी संगठन पर चर्चा कीजिए और इसका महत्व बताइए। तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ताकि अगर 200 शब्दों का है या 300 शब्दों का प्रश्न है तो आसानी से उसको लिख सकें। अब एक लास्ट जानते हैं, जो सबसे भारी गैस है वायुमंडल में पाई जाने वाली, सबसे भारी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस। इसका 44 मॉलिक्यूलर वेट होता है। देखिए 12 है कार्बन का और 16 दूनी 32 इसका है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 और 32 44 हो गया ये मॉलिक्यूलर वेट इसका। सबसे भारी गैस है यह, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है। लेकिन मात्रा चौथे स्थान पर है इसकी, लेकिन मात्रात्मक रूप में यह चौथे स्थान पर आती है। लेकिन मात्रा के आधार पर यह चौथे स्थान पर आती है, 4th पोजीशन पर। और अस्थाई गैस है, अस्थाई गैस है। और पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते। पेड़ पौधे इसके माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। और पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए यह आवश्यक होती है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए यह आवश्यक होती। कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखिए, ऐसे होती। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अल्ट्रावायलेट रेज मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, और क्लोरोफिल
क्लोरोफिल, और इसको देखिए मैं यहां लिख देता हूं, फिर ये हो जाता है C6H12O6 प्लस O2। देखिए ये निकल रहा है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसमें भोजन बनता है। अब आप देखिए यहां कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी हुई कि नहीं, और ये भोजन बन गया कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इसी को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण है। तो ये हम लोगों ने इसका संगठन देख लिया, कंपोजिशन देख लिया। तो देखिए 2 पॉइंट पर डिस्कशन हो गया। एक तो वायुमंडल क्या है, इसका संगठन। अब तीसरे पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की संरचना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से लेयर्स के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा कि वायुमंडल में कितने लेयर हैं। तो वायुमंडल में कुल 5 लेयर हैं। ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, आयनोस्फेयर आयन मंडल, और एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। ये 5 मंडल है, और पांचों का जानते हैं अलग अलग काम है, अलग अलग जानते हैं इनका महत्व है। लास्ट स्लाइड देखिए, ये देख सकते हैं। फटाफट देखिए, तो मैं स्ट्रक्चर पे आता हूं। देखिए है ये सारी चीजें जानते साधारण, लेकिन इसको नोट्स बना करके रिवाइज करके रखना है, पॉइंट्स यही इतना है। ये अब देखिए आर्गन वाला ये है। देखिए वायुमंडल पृथ्वी की चारों तरफ से रक्षा करता है। वायुमंडल जानते हैं एक सील्ड की तरह है, पृथ्वी को बचाए हुए है। सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन से अगर देखा जाए तो कौन प्रोटेक्ट करता है पृथ्वी और उसके जीवों को, मतलब पूरी पृथ्वी को? तो यही वायुमंडल ही। वायुमंडल हमारा बाहरी आवरण है। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो सर्दी में आप कैसे बचते? कपड़े पहन करके। पृथ्वी का समझिए कपड़ा है, और चारों तरफ से जानते प्रोटेक्ट करने वाला, बहुत कायदे से पृथ्वी को बचाने वाला। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना। देखिए सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ वायुमंडल की संरचना बताना है। पृथ्वी की संरचना तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना। और वायुमंडल की संरचना में देखिए, वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में बांटा गया है, 5 लेयर में बटी हुई है वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना 5 स्तरों में बटी हुई है। वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ, 5 परतों में, 5 लेयर्स में। वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल 5 परतों में, 5 लेयर्स में बटा हुआ है, 5 लेयर। लेकिन जानते हैं वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच में कोई लेयर नहीं पाया जाता, बल्कि वायुमंडल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है, वहीं से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। कोई दीवार नहीं दिखती, कोई बैरियर नहीं, कोई लेयर नहीं दिखता।
जबकि वायुमंडल में बहुत सारे लेयर हैं। पहला देखिए है स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी पहला है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, तब स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। अभी बात करते हैं, पहले नाम लिख लीजिए। क्षोभ मंडल सबसे निचला जानते मंडल है ये। फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, इसमें तापमान जानते लगभग समान बना रहता, सम बना रहता, इसलिए इसका नाम है समताप मंडल। फिर है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। और फिर है आयनोस्फीयर, यहीं से जानते हैं रेडियो सिग्नल्स लौट करके आते हैं और बहुत दूर तक प्रसारण संभव होता है। तो आयनोस्फीयर, आयन मंडल, आयन मंडल। और फिर है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। पहले इतना लिख लें आप, बहिर्मंडल। ये 5 स्फीयर है। तो ये देखिए 5 मंडल है। अभी दोबारा समझा देंगे। एटमॉस्फेयर और इस स्पेस के बीच में कोई लेयर नहीं है। देखिए एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है, जहां गैस का अणु पाया जाता है। और स्पेस किसे कहा जाता है, जहां कुछ नहीं पाया जाता, जहां कोई गैस नहीं पाया जाता या बहुत विरल गैस पाई जाती। इसलिए आइंस्टीन ने डिफाइन क्या किया कि जहां जी बराबर 0, जहां पे मास 0 हो, गुरुत्वाकर्षण 0। गुरुत्वाकर्षण जब तभी होगा जब मास होगा। तो स्पेस में कुछ पाया ही नहीं जाता और वायुमंडल में गैस का अणु पाया जाता। और पृथ्वी के अंदर आपने देखा ही कि क्रस्ट मेंटल कोर है, मतलब सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है और सॉलिड है। और वायुमंडल गैस है, अंतरिक्ष में कुछ नहीं है। तो अब देखिए ये, अच्छा इसके लिए मैं फिगर भी दिखा देता हूं। देखिए एक हमारे पास फिगर भी है। ये फिगर बनाने की आपको आदत भी रखनी है। अच्छा शायद हमने लिया नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देता हूं। देखिए ये इस तरीके से है, जैसे ये पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। सबसे निचला लेयर जो है ये देखिए यहां तक, ये 0 से 18 किलोमीटर सामान्यतः माना जाता है। और 18 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर तक लगभग 50 से लेके 80 और 80 से लेके 400 और इसके बाद 400 से ऊपर। देखिए ये तो है, यही है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जिसको आप कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। अभी अलग अलग करके लिखेंगे और बहुत अच्छे से 5-7 सेंटेंस लिखने की क्षमता आ जाए। तो देखिए ये 0 से 18 किलोमीटर ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है समताप मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ये 18 से 50 किलोमीटर का है।
इसी में ओजोन स्फीयर पाया जाता, ओजोन मंडल। और ये है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, ये मध्य मंडल है। और इसके बाद आप देखेंगे ये और ये दो एरिया है। तो ये आयनोस्फीयर है, आयन मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है आयन मंडल। ये 80 किलोमीटर से 400। बाकी और किसी किताब के अंदर डिवीजन मत देखिएगा, यही जो इसरो का है ये ज्यादा अच्छा है। और ये एक्सोस्फीयर, अर्थात जो रिसेंट स्टडी है उसका यही डिवीजन, क्योंकि अलग अलग किताबों में जाएंगे तो आप अलग अलग सुरों में डिवीजन लिखा जाता है। बहिर्मंडल, ये 400 से ऊपर, और यही 400 से ऊपर फिर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। मतलब एक समाप्त होता है तो दूसरा शुरू होता है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। एक समाप्त होता है तो दूसरा शुरू होता है। अब देखिए वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का 99% हिस्सा, मतलब अगर टोटल वायुमंडल क्या, गैस के अणुओं का समूह, तो ऐसे तो वायुमंडल 0 से 400 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर गैस, भाई वायुमंडल का मतलब ही होता है गैस के अणुओं का समूह, लेकिन 99% जो गैस है वो 30 से 32 किलोमीटर तक ही है। मतलब अगर मैं बात करूं, देखिए ये गैस के अणुओं का समूह, ऐसे देखिए ये गैस के अणुओं का समूह है, और कहां से कहां तक पाया जाता है, 0 से 400 किलोमीटर तक मोटे तौर पर। लेकिन इसमें से 0 से 32 किलोमीटर तक ही 99% वायुमंडल है। 99% वायुमंडल यही पाया जाता, मतलब गैस का माध्यम यही पाया जाता है। और 1% देखिए यहां पाया जाता है। अब 32 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर अगर मैं यहां मान लूं तो लगभग 1%। 99% वायुमंडल का विस्तार, वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। 99% वायुमंडल का विस्तार, और 1% वायुमंडल का विस्तार, 1% वायुमंडल का विस्तार, 1% वायुमंडल का विस्तार यहां पर है। मतलब वायुमंडल की सघनता, गैसों की सघनता इसी एरिया में है ज्यादा। गैसों की सघनता, गैसों की सघनता, जो डेंसिटी है यहीं पे है ज्यादा। अब हम लोग पहले एक एक स्फीयर को देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये जो निचला मंडल है, सारी मौसमी गतिविधियां और सारी जलवायु की गतिविधियां लगभग इसी एरिया में होती हैं। बादल यहीं बनते हैं, बरसात यहीं से होती है, हवाएं यहीं चलती हैं, यहीं पे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी में वेरिएशन होता है, और यही यही इसी क्षेत्र के कारण जीवन का मंडल है, बायोस्फीयर है। इसी मंडल में जीव पाया जाता है, इसके ऊपर जीव नहीं पाया जाता। यहां भी नहीं जीव पाया जाता, यहां भी जीव नहीं पाया जाता, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, कहीं नहीं। इसी मंडल में, चूंकि 0 से 18 है तो 0 पे तो हम ही लोग हैं,
या दिल्ली से मैं पढ़ा रहा हूं तो 219 मीटर ऊपर दिल्ली है। तो देखिए हम लोग दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब है जीवन का मंडल है, बायोस्फीयर है, जीवन इसी मंडल में है। और ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। और इसके ऊपर देखिए यहां जेट स्ट्रीम चलती हैं, इसके ऊपर जेट हवाएं चलती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं। तो जरा एक एक करके लिखा जाए। सबसे पहला लेयर हम लोग लिखेंगे ट्रोपोस्फेयर। ये हम लोग संरचना लिख रहे हैं वायुमंडल की। तो पहला है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। सबसे ज्यादा, आप देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो ये इसका एक हर मंडल में एक फिगर बना दिया करिए। जैसे ये पृथ्वी है, और ये देखिए सामान्यतः 0 से 18 किलोमीटर, 0 से 18 किलोमीटर तक का एरिया है। लेकिन 0 से 18 का मतलब हर जगह नहीं है 0 से 18 है। इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर, पोल के ऊपर 8 ही किलोमीटर है ये। मतलब अगर यहां से ऊंचाई देखेंगे, देखिए ये सामान्यतः हम लोगों ने इतना बोल दिया, लेकिन ये 0 से 8 किलोमीटर ही है ध्रुवों के ऊपर, और 0 से 18 किलोमीटर है इक्वेटोरियल रीजन में, पोलर रीजन में ये ऊंचाई है। इसका मतलब है कि पोल पर, इसका मतलब है ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, तभी तो यहां पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम है। पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो देखिए यहां पर 0 से 8 किलोमीटर, और इक्वेटोरियल रीजन में ये ऊंचाई है। इक्वेटोरियल रीजन में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ये ऊंचाई है। मतलब इसकी ऊंचाई वैरी करती है, एक जैसा नहीं है कि 0 से 18 किलोमीटर कह दीजिए। लेकिन अब जरा ध्यान दें, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा जानते हैं वायुमंडल का यही क्षेत्र है। और दूसरी सबसे पहली बात तो 90% वायुमंडल यही होता है, क्योंकि हमने बताया कि 32 किलोमीटर तक वायुमंडल 99% होता है, और 16 किलोमीटर तक वायुमंडल लगभग 75% होता है। मतलब ईमानदारी से अगर देखा जाए, अगर कोई डाटा ना बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं अधिकतर वायुमंडल इसी क्षेत्र में पाया जाता है, लगभग 90% इसी एरिया में होता है। अधिकतर वायुमंडल का इसी क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है, वायुमंडल का इसी क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है। ब्रैकेट में लगभग 90% वायुमंडल यहां होता है, लगभग 90%। तो अधिकतर वायुमंडल का इसी क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है, और मौसम और जलवायु की गतिविधियां यहीं से मुख्य रूप से नियंत्रित होती हैं। ऐसा नहीं कि और ऊपर से नहीं नियंत्रित होती, लेकिन मौसम की तो सारी यहीं से होती है, और जलवायु की थोड़ा बहुत ऊपर से भी होती। इसलिए मैं लिख दूंगा मौसम, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु की गतिविधियां, मौसम एवं जलवायु की गतिविधियां मुख्य रूप से यहीं से नियंत्रित होती हैं, मुख्य रूप से यहीं से नियंत्रित होती है, यहीं से नियंत्रित होती हैं। तो मौसम एवं जलवायु की गतिविधियां मुख्य रूप से यहीं से नियंत्रित होती हैं। जैसे पवन, बादल, वर्षा लिख लेना है, बल्कि मैं अगले पेज पे लिखता हूं, मुख्य रूप से यहीं से नियंत्रित होती है। जैसे पवन, विंड,
बादल, क्लाउड, बादल, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, जैसे पवन, बादल, वर्षा आदि, ये सब यहीं से नियंत्रित हो रही है। इसके अलावा यही एकमात्र वायुमंडल का क्षेत्र है जहां जीव पाए जाते हैं, बाकी किसी भी लेयर में जीव नहीं पाए जाते हैं। वायुमंडल के केवल इसी संरचना में, केवल इसी संरचना में जीव पाए जाते हैं। वायुमंडल के केवल इसी संरचना में जीव पाए जाते हैं, बाकी या अन्य संरचना में, अन्य वायुमंडल के परतों में नहीं पाए जाते। अन्य वायुमंडल के परतों में जीव नहीं पाए जाते, जीव नहीं पाए जाते हैं। अन्य वायुमंडल के परतों में जीव नहीं पाए जाते हैं। और जो इसकी एकदम ऊपरी सीमा होती है, यहीं पर जेट स्ट्रीम चलती है, जेट हवाएं चलती हैं। देखिए, हवा, चक्रवात, आंधी, तूफान, बिजली चमकना, कड़कना सब इसी एरिया में है, लेकिन इसकी सबसे ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम चलती पश्चिम से पूरब की तरफ। इस क्षेत्र में सबसे ऊपरी सीमा पर, सबसे ऊपरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में जेट स्ट्रीम, पश्चिम से पूर्व दिशा में जेट स्ट्रीम, जेट हवाएं चलती, जेट स्ट्रीम चलती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में जेट स्ट्रीम चलती है। हाँ, हम सभी लोग ट्रोपोस्फेयर में ही हैं, सारा जीव इसी जानते हैं स्फेयर में है। अच्छा, इस लेयर का जानते हैं, इस लेयर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है 1 किलोमीटर का, उसी को ट्रोपोपाज भी कहा जाता है। जैसे देखिए यहां लिखा है ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज क्या है? ये परिवर्तन मंडल है। जैसे देखिए ये है, जैसे ये है पृथ्वी, और ये एरिया है ट्रोपोस्फेयर, और इसके बाद ये शुरू होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये है ट्रोपोस्फेयर, और ये है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये है ट्रोपोस्फेयर जो 0 से 18 किलोमीटर है, और ये 18 से 50 किलोमीटर है। अब देखिए इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर तक का क्षेत्र, जहां से ये यहां चेंज होता है, इसी को ट्रोपोपाज कहा जाता है। देखिए ये वाली जो जगह है, यही ट्रोपोपाज कहलाती है। क्योंकि आप जानते होंगे जेट स्ट्रीम एक हवा है जो पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। बाकी अभी जब आगे हवाएं पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम पढ़े बिना आप मानसून नहीं समझ सकते। देखिए एक चीज पहले ध्यान दे, तभी आप जान पाएंगे। देखिए पृथ्वी के ऊपर जाने पर इस एरिया में टेम्परेचर घटता है। जैसे आप ऐसे ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता है, टेम्परेचर घटता है, डिक्रीजेस, टेम्परेचर घटता है। किस एरिया में? जहां आप पढ़ रहे थे, ये जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटता है। अगर आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे, 165
मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर ऊपर, ये कई बार पीटी वगैरह में पूछा भी जाता है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। तो चूंकि देखिए टेम्परेचर घट रहा है, ट्रोपोपाज क्या करता है, घटने वाले टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब टेम्परेचर चेंज होता है, उस एरिया में टेम्परेचर परिवर्तन होता है। तो ट्रोपोपाज क्या करता है, देखिए यहां लिखा भी, परिवर्तन मंडल है एक तरीके का, ये समताप मंडल के मध्य 1 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है, इसे क्षोभ सीमा ट्रोपोपाज कहा जाता है। इस भाग में तापमान के ह्रास में एकाएक परिवर्तन हो जाता है और इसकी ऊंचाई ऋतुओं और मौसम के अनुसार बदलती रहती है। विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 6। निश्चित रूप से समय के अनुसार इसकी जो है ये इसकी मोटाई या इसका क्षेत्र बदलता रहता है, लेकिन ट्रोपोपाज का मतलब परिवर्तन, जहां वो स्थान जहां पर चेंज हो रहा है। इसी नाते देखिए हम लोगों ने बनाया, इससे नीचे तापमान घट रहा है, इसके ऊपर तापमान बढ़ रहा है, अर्थात ये फिगर आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है, तो ये ट्रोपोस्फीयर है और इसके ऊपर ये स्ट्रेटोस्फीयर है, तो ये देखिए ट्रोपोपाज हो गया। यहां पर जाएंगे तो तापमान घट रहा है और फिर इसके ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ रहा है, तो यहां पे देखिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, यही ट्रोपोपाज है। ट्रोपोपाज, ट्रोपोपाज है, क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा, क्योंकि विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है, 17-18 किलोमीटर के आसपास, और यही देखेंगे ध्रुवों पर, चूंकि वहां 8 ही किलोमीटर है, तो 8 से 10 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक का। हाँ, कहीं पे 0 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात, कहीं पर 0 भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने एक लेयर के बारे में पढ़ लिया, जो आपने पढ़ा कि ट्रोपोस्फेयर। अब दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में आते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो यहाँ पे आप बनाए हुए हैं, देखिए यहां, अब ये एरिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो पहले वाले के बाद यही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर थोड़ा इसमें जानते रहेंगे तो 5-6 लाइन इसके बारे में लिख देंगे, 3-4 लाइन इसके बारे में, 2-3 लाइन इसके बारे में, सारा लिखने से ही नंबर मिलता है और आपका मेंस का क्वेश्चन हो जाता है, इसी पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए छोटा नहीं समझना चाहिए किसी भी पार्ट को, हर चीज को लिख करके समझना, क्योंकि जिसको नहीं आता वही उसका गलत हो जाता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर, अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर, या मैं इसी के नीचे लिखता हूं ताकि आप क्रम से जानते रहेंगे। अब इसके नीचे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये है समताप मंडल। इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर जानते हैं बदलता नहीं, इसीलिए समान ताप होता है, इसलिए समताप। सबसे बड़ी बात है इसी एरिया में ओजोन मंडल होता है, और ओजोन मंडल में ही डिप्लीशन हो रहा है, रिक्तीकरण हो रहा है, इरोजन विखंडन हो रहा है। अब देखिए इसका एक फिगर बना लें, तो ये है भैया पृथ्वी, और इसके ऊपर जाएंगे तो 18 से 50 किलोमीटर, ये वाला जो एरिया है यही स्ट्रेटोस्फीयर है, और ये एरिया 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी एरिया के बीच में ओजोनोस्फीयर है, ओजोनोस्फीयर ओजोन मंडल है। और ओजोन मंडल की बड़ी भूमिका है, ओजोन मंडल अगर नहीं होता
तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज आती और हम सभी लोगों को प्रभावित कर देती। ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को बचाता है। तो ये 20 से 25 किलोमीटर पर मुख्य रूप से ओजोन मंडल पाया जाता है। किसी किसी किताब में लिखेंगे तो देखेंगे वो ज्यादा ऊंचा लिखा हुआ है, लेकिन ओजोन मंडल को आप इसी ऊंचाई पर मान के चलें। यहीं पर जानते ओजोन लेयर पाई जाती है, इसी क्षेत्र में ओजोन लेयर पाई जाती है। इसी क्षेत्र में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। तो इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन का बड़ा काम है, अभी डिस्कस करते हैं, पहले इतना लिख ले हम। तो लिखते समय तो देखिए बहुत साधारण तरीके से लिखा जाता है। बताया जाता है कि यह पृथ्वी के ऊपर जब ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं तो क्षोभ मंडल के बाद, ट्रोपोस्फेयर के बाद यही समताप मंडल ही आता है। तो पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई, लिख लीजिए, पृथ्वी के ऊपर जब ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ते हैं तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, तो क्षोभ मंडल के ऊपर, तो क्षोभ मंडल के ऊपर यही क्षेत्र आता है, यही क्षेत्र आता है। और सामान्यतः यहां तापमान समान होता बना रहता है, बहुत ऊपर नीचे नहीं होता, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर यही आता है। और सामान्यतः यहां पर तापमान सामान्य बना रहता है, तापमान में बहुत परिवर्तन नहीं होता, तापमान में बहुत परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। लिख लीजिए, इसी मंडल में ओजोनोस्फीयर पाया जाता है, ओजोनोस्फीयर पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके, पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके पृथ्वी के जीवों को बचाता है, अवशोषित करके पृथ्वी के जीवों को बचाता है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के जीवों को बचाता है। माना जाता है कि अगर ओजोन गैस नहीं होती पृथ्वी के वायुमंडल में, तो पृथ्वी के सतह पर जीव जंतुओं का अस्तित्व नहीं होता। एक लाइन ये भी लिख लीजिए, यह वैज्ञानिकों के द्वारा यह माना जाता है, वैज्ञानिकों, यही यूपीएससी ने अभी जल्दी ही पीटी में पूछा था 2 साल पहले, वैज्ञानिकों के द्वारा
यह माना जाता है, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है, यह माना जाता है कि अगर वायुमंडल में ओजोन गैस नहीं पाई जाती, अगर वायुमंडल में ओजोन गैस नहीं पाई जाती तो पृथ्वी की सतह पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का अस्तित्व नहीं होता। तो पृथ्वी के सतह पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का अस्तित्व नहीं होता है। जीव जंतुओं और वनस्पतियों का अस्तित्व नहीं होता। एरोप्लेन केवल आप जानते हैं क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ा सकते हैं, दूसरे में नहीं। एरोप्लेन केवल पहले लेयर तक ही उड़ा सकते हैं, वो भी एरोप्लेन आप जानते हैं 8 किलोमीटर तक ही मुख्य रूप से उड़ाया जाता है। जो जेट प्लेन होते हैं वो 9-10 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं, और सामान्य रूप से 5-6 किलोमीटर के ऊपर उड़ाया जाता है, जिससे हम लोग आते जाते हैं वो 5-6 किलोमीटर 7 और मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक होता है। अच्छा, अब इसी में एक क्रिया भी लिख लें कैसे होता है। देखिए, इसी में ओजोन के परत में इस समय विखंडन हो रहा है। देखिए, ओजोन ऐसे पाया जाता है, O3 को ओजोन कहा जाता है। जैसे सूर्य की किरण के लिए यूवी बनाया जाता है ऐसे। और ये देखिए O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बनता है। फिर इस पर जानते हैं इसका क्लीवेज होता है, और फिर देखिए दोनों का फ्यूजन हो जाता है, फिर ऐसे ये बन जाता है। तो ये नेचुरल जानते हैं ओजोन इरोजन है। अब इसी परत के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जो हम लोग फ्रीजिंग गैसेज यूज करते हैं, कूलिंग एजेंट के रूप में फ्रिज, एसी, इन सब में यूज करते हैं। इनसे जानते हैं इनका विखंडन हो रहा है। तो ये ओजोन देखिए कैसे इसको इन्वॉल्व कर रहा है, अल्ट्रावायलेट को देखिए जरा कैसे इन्वॉल्व कर रहा है। ये इसे सोख ले रहा है, देखिए इसने इसको सोख लिया और अपने ओजोन और नवजात ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में बदल दिया। ये ऑक्सीजन है और नेसेंट ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये क्या सूर्य के पराबैंगनी किरणों को सोख लेता। ओजोन की परत, ओजोन की परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को सोख लेती। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। समताप मंडल, इसी समताप मंडल में ही सारा पाया जा रहा है। तो ओजोनोस्फीयर आपने देखा कि कहां पाया जा रहा है, ये इसी का पार्ट है जो आपने अभी पीछे लिखा है ना। देखिए ये 18 से 50 किलोमीटर, तो ओजोन मंडल 20 से 25 किलोमीटर में ही है। तो ये समताप मंडल के ही अंदर आता है। तो जो ये आप लिख रहे हैं ये इसी के अंदर का पार्ट है। अब देखिए मेसोस्फीयर है, मध्य मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, ये देखिए तीसरा मंडल है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। और मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। देखिए मध्य मंडल की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन चूंकि यहां पे दोबारा तापमान में गिरावट होने लगती है। अब देखिए मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, ये 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर,
तक है ये, 50 से 80 किलोमीटर तक का ये क्षेत्र है। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा ये पृथ्वी के ऊपर है, जैसे ये पृथ्वी के ऊपर पहला जो है ये ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर यही मेसोस्फेयर है। देखिए ये ट्रोपोस्फेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर है और ये मेसोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है। तो यहां देखिए पहली बार यहां तापमान घट रहा है, जैसे यहां जाएंगे तो यहां तापमान घटता है, फिर यहां देखिए तापमान बढ़ता है और फिर देखिए यहां तापमान घटने लगा। देखिए पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो ये तीसरा लेयर है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर समताप मंडल के बाद, समताप मंडल के बाद यह तीसरा लेयर है, यह तीसरा मंडल है, यह तीसरा मंडल है। इस क्षेत्र में पुनः तापमान घटने लगता है। यही इतना ही लिखना है क्योंकि इसका बहुत कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इस क्षेत्र में पुनः तापमान घटने लगता है, पुनः तापमान घटने लगता है। तो इस क्षेत्र में पुनः तापमान घटने लगता है। अब देखिए इसके बाद आयनोस्फीयर है, चौथा जो क्षेत्र है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। बहुत जगहों पर, बहुत किताबों में इसको थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, तो इसको थर्मोस्फीयर भी लिख सकते हैं, थर्मोस्फीयर, तापमंडल भी। देखिए ये 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर, ये बड़ा ही कौतूहल भरा क्षेत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र। देखिए इस क्षेत्र में वायुमंडल विद्युत आवेशित कणों के रूप में पाया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में वायुमंडल पाया जाता है, विद्युत आवेश के रूप में पाया जाता है। और इसी एरिया से जानते हैं रेडियो सिग्नल प्रावर्तित होती है। जब ये सैटेलाइट का दौर नहीं था तो जो पूरे विश्व में टेलीकास्टिंग की जाती थी, प्रसारण किया जाता था, इसी मंडल का उपयोग किया जाता था। रॉकेट किसी मंडल में नहीं छोड़ा जाता, रॉकेट तो पृथ्वी के सतह से छोड़ा जाता है। रॉकेट एक वाहन है, रॉकेट में भर करके सैटेलाइट छोड़ा जाता है, सैटेलाइट वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता, वो तो स्फीयर, इसके ऊपर जानते, स्पेस में 400 किलोमीटर के ऊपर सैटेलाइट छोड़ा जाता है। तो इस क्षेत्र में तापमान पुनः बढ़ने लगता है, इस क्षेत्र में तापमान पुनः बढ़ने लगता है, पुनः बढ़ने लगता है। और यह क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में पाया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत कणों के रूप में, विद्युत आवेश के रूप में। यहां पे प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है ना। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें दो समान आवेश वाले कण एक साथ रहते हैं। तो यह क्षेत्र विद्युत, इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में पाया जाता है और इसी में प्लाज्मा अवस्था की दशा पाई जाती है। इसी क्षेत्र में प्लाज्मा अवस्था की दशा होती, इसी क्षेत्र में प्लाज्मा
स्टेट की दशा होती। प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, इसी क्षेत्र में प्लाज्मा अवस्था की दशा होती है। तो इसी क्षेत्र में प्लाज्मा अवस्था की दशा होती है और इसी क्षेत्र से रेडियो सिग्नल परावर्तित होकर के आते हैं और प्रसारण संभव होता है। इसी क्षेत्र से रेडियो सिग्नल परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, परावर्तित होकर आते हैं और बहुत दूर तक प्रसारण संभव होता है और बहुत दूर तक प्रसारण संभव होता है और बहुत दूर तक प्रसारण संभव होता है। और बहुत दूर तक प्रसारण संभव होता है। और ये क्षेत्र भी जानते कई लेयर में बटा हुआ है, ई लेयर, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर में। इस पे हम लोग थोड़ा बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी खाली लिख लीजिएगा। यह क्षेत्र भी जानते हैं कई लेयर में बटा हुआ है। यह क्षेत्र भी कई लेयर में बटा हुआ है, कई लेयर्स में बटा हुआ है। नंबर 1 डी लेयर, नंबर 2 ई लेयर, नंबर 3 एफ लेयर और नंबर 4 जी लेयर। ये इतने लेयर्स में देखिए ये क्षेत्र भी बटा हुआ है। अब इसी के बाद जानते हैं सबसे बाहरी क्षेत्र आ जाता है जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, 400 किलोमीटर के बाहर। अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन कम होने के कारण गैसों के ऊपर खिंचाव ही नहीं रह जाता, जिसके नाते यहाँ गैस पाई ही नहीं जाती है और इस नाते यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती। लेकिन लिख लेते हैं, जब ये खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल ये 400 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र, यह वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग होता है और यहीं से अंतरिक्ष शुरू होता है। यह वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। यहीं पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम पाया जाता है। यहीं पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम पाया जाता है। यहीं पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम पाया जाता है, जिसके नाते यहां गैस के अणु पाए ही नहीं जाते या बहुत कम, जिसके नाते, और जहां गैस के अणु नहीं पाए जाएंगे वो वायुमंडल नहीं होगा, जिसके नाते यहां पर गैस के अणु बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, या नहीं पाए जाते हैं। और यहीं से
अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, और यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती और यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो ये सबसे बाहरी संरचना। अब देखिए, हम लोगों ने ये सारे पार्ट को पढ़ लिया, केवल इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर रह गया। तो देखिए, एटमॉस्फेयर क्या है? गैस के अणुओं का समूह है। इसका संगठन क्या है ये भी समझ लिया, संरचना क्या है ये भी। अब इसका महत्व क्या है? महत्व के बारे में मैं बोल देता हूं, इसे हम लोग कल लिख लेंगे। पहला महत्व तो ये है कि यह मनुष्य को, जीवों को जानते बचाता है। भाई, जीव जंतुओं की रक्षा करता है। या लिख ही लीजिए, जानते इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ताकि ये खत्म हो जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का महत्व, वायुमंडल का महत्व। पहला महत्व, पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। किससे? सौर विकिरण से, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरणों से, अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों से। दूसरा, इसी से जानते हैं हमें जीवन प्राप्त होता। ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती? वायुमंडल से। अगर वायुमंडल ना हो तो ऑक्सीजन प्राप्त होगी क्या? तो दूसरा लिखेंगे, पृथ्वी पर जीवों के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती, जीवों के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्लाज्मा स्टेट वगैरह भी समझाएंगे हम लोग, बस 2 मिनट केवल रुक जाना है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए, पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधों की फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं यहीं से, तो यहीं से जानते हैं। अच्छा, यहीं से जानते हैं, इसी के नाते मौसम और जलवायु में बदलाव होता है। इसी से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है।